So hello everyone, welcome to our channel. In this lecture we will be discussing about the main features of the Industrial Policy 1991. तो इसी वीडियो में हम लर्न भी करेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे. ओके, so now what is Industrial Policy 1991? So Industrial Policy 1991 जो है it was announced, ये announced कब हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनाउंस किया इन जुलाई 1991. Now it was established in July 1991 when there was economic instability was going here. Economic instability at that time was there in our country. ठीक है, सो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने होंगे. ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ की पॉइंट्स, क्योंकि आप सब कुछ हम जब पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रह पाता है, तो इसलिए मैं एक लेक्चर लाइन कि हम की पॉइंट्स करेंगे जिससे हमें एग्ज़ाम में याद रहे. ना व्हाट इज़ द बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था इस पॉलिसी का? इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि रेस करे एफिशिएंसी को एंड एक्सेलरेट करे, एंड एक्सेलरेट मतलब इंक्रीज करे इकोनॉमिक ग्रोथ को. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. सो सबसे पहला और मेजर जो फीचर आता है इसमें, दैट इज़ क्या हुआ, मेन काम जो उसमें हुआ, दैट वाज अबॉलिशन. सो पहले समझ लीजिए क्या हुआ कि ना इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हुआ करती थी पहले. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है, होती थी. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज देयर और उसको अबॉलिश कर दिया गया. अबॉलिश होने का मतलब हटा दिया गया. ठीक है, तो जिसको अबॉलिश का मतलब नहीं पता है, सो अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. ओके, नाउ क्या था, जैसे न्यू पॉलिसी आई तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया गया. मैंने अभी आपको बताया इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया. ठीक है, और एक्सेप्शन रखे गए. सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको एक्सेप्शन रखा गया था. ठीक है, अब वो 6 इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी थी? वो 6 इंडस्ट्रीज़ थी लिकर, 6 इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी थी? लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स वाली इंडस्ट्री हो गई. ठीक है, तो एल हमारे इसका जिससे शॉर्टकट क्या है मैं पहले बता देती हूँ. लिकर, सिगरेट, डिफेंस, फिर हमारे पास था ड्रग्स, है ना, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एंड फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, राइट, एंड डेंजरस केमिकल्स. सो कौन कौन सी 6 इंडस्ट्री थी, कैसे याद करेंगे? सिंपल है, LCDDID, राइट. सो ये सिंपली फॉर्म हमने बनाई है, LCDDID. अब कौन से डी से क्या है? सो L फॉर लिकर, C फॉर सिगरेट, D फॉर डिफेंस, एंड ये वाले डी से ड्रग्स है और डेंजरस केमिकल्स हैं. सो आप इसको कर लो PIC. सो हम LCD आप ऐसे याद रख लीजिए, LCD लिकर, सिगरेट, डिफेंस, देन P pharmaceuticals, I for industrial explosives, and C for the dangerous chemicals. So pharmaceuticals, industrial explosives, and the dangerous chemicals.
पर अब 2006 में क्या हुआ, 2006 के अंदर जो ये ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, जैसे इसको डी लाइसेंस्ड कर दिया गया, मतलब इस पर भी जो लाइसेंस लगा था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। किस पे? फार्मास्यूटिकल्स वाले पे भी जो लाइसेंस था उसको रिमूव कर दिया। तो अब कितनी बची? अब बची टोटल सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिस पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अभी भी है। और वो कौन कौन सी हैं? लिकर है, सिगरेट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है और डेंजरस केमिकल्स हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इस अगला जो फीचर है वो है कि पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर आप सभी जानते हैं, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको कम कर देना। तो 1991 की पॉलिसी में क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उसको रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे मैं इसको बताती हूँ कि जैसे सेक्टर्स थे, कुछ पहले सेक्टर्स थे जो एक्सक्लूसिवली, मतलब पहले इतना ज़्यादा शौक था 1991 से पहले कि कुछ सेक्टर्स थे एक्सक्लूसिवली एकदम संभाल के रखे थे कि पब्लिक सेक्टर ही, मतलब पब्लिक सेक्टर के अंडर ही आएंगे ये सेक्टर्स। पर उन सेक्टर्स को भी क्या कर दिया गया, उन सेक्टर्स को 1991 की पॉलिसी में रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। ठीक है, और अब जो हाउएवर जो प्रेमिनेंट प्लेस है पब्लिक सेक्टर का वो है कुछ एरियाज़ में अभी भी है। देखो क्या था कि भाई रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर का रोल जो है, मैंने अभी आपको बताया पब्लिक सेक्टर के रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड। मतलब कुछ सेक्टर्स में पहले हम अर्लियर क्या होता था, कुछ सेक्टर्स होते थे वो स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर्स के लिए थे, मोस्टली ऐसा था। पर अब जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है दैट इज़ रिड्यूस्ड नाउ इन 1991। ठीक है, बट जैसे 5 मैंने वो रखे थे लाइसेंस के टाइम पे, 5 ऐसी वो चीज़ें थी जिन पे लाइसेंस नहीं हटा था। तो ऐसे ही 5 सेक्टर्स ऐसे हैं, हम अभी समझेंगे, जिनके ऊपर पब्लिक सेक्टर के अंडर ही आते हैं वो। ठीक है, जैसे कि आर्मी का जो सेक्टर है, ठीक है। दूसरा है एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। तीसरा है मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल। सो जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन इज़ आवर माइनिंग, mining. Then we have fifth one, that is so atomic energy हो गया, mineral oil हो गया, army हो गया, and then we have rail transport. तो ये 5 जो हैं ये पहले आते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, और बाकी सब जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ से हमने रोल हटा दिया है, मतलब रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को हमने रिड्यूस कर दिया 1991 में। ना वो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन ये आ गई है, प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन यहाँ आके खड़ी हो गई है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ना 2 ही आपके वो आ गए हैं, 2 ही सेक्टर हमने इंक्लूड करें पब्लिक सेक्टर में, जो कि है हमारा एटॉमिक एनर्जी वाला, एटॉमिक एनर्जी का, और दूसरा जो हमारा सेक्टर है दैट इज़ रेलवे ऑपरेशंस का। तो सिर्फ अगर हम बात करें रेलवे की, वो पब्लिक सेक्टर में आता है, और एटॉमिक एनर्जी, ओनली दीज 2 सेक्टर्स कम अंडर द exclusively under the public sector at the present situation. All right, okay, now moving towards next feature. अब हम डिस्कस करेंगे किसका, नेक्स्ट फीचर ऑफ द, let us discuss next feature of new industrial policy of 1991. So अगले फीचर को हम समझते हैं। So अगला फीचर कहता है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। सो डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन एरियाज। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा ज़रा। देखो पहले पता है क्या था एक्चुअली ना, सिचुएशन ये थी कि भाई बहुत सारे प्रोडक्शन एरियाज़ होते थे, जैसे जितने भी प्रोडक्शन के एरियाज़ हो गए राइट। तो जितने भी प्रोडक्शन के एरियाज़ थे ना, हम कुछ एरियाज़ को रिज़र्व कर देते थे। रिज़र्व जैसे रिज़र्वेशन सिस्टम होता है, मतलब रिज़र्व हो गए। किसके लिए रिज़र्व कर देते थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, इनके लिए रिज़र्व कर देते थे। बट 1991 के बाद हमने क्या करा, हमने इनको डी रिज़र्व कर दिया। ओके, ऑल राइट। नाउ अब फरवरी, अगर हम फरवरी 2008 की मैं बात करूँ तो फरवरी 2008 में क्या हुआ, जो प्रोडक्शन ऑफ 35 आइटम्स ओनली, द प्रोडक्शन ऑफ 35 आइटम्स has been reserved exclusively for manufacturing in small scale industries। तो 2008 के फरवरी में सिर्फ 35 आइटम्स को एक्सक्लूसिवली रिज़र्व रखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्रोडक्शन एरियाज़ को नहीं रखा, राइट। क्योंकि प्रोडक्शन एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, सो बेसिकली हम 1991 पे फोकस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोडक्शन एरियाज़ थे विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर small scale industry now has been de-reserved, all right। Okay, now we move towards another thing. Another feature is free, this is the fourth feature। we are talking about first feature, अभी मैं लास्ट में सब रिवाइज पे कराती हूँ। फ्री ऑन मार्केट फोर्सेस। ओके, सो फ्री ऑन मार्केट फोर्सेस की हम बात करें, इसको अंडरस्टैंड करो। देखो हम बात कर रहे हैं फ्री ऑन मार्केट फोर्सेस ना। ये जो फीचर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का 1991 को, इसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। बेसिकली 1991 में क्या हुआ कि ना, पहले क्या होता था गाइस, जैसे होता था ना कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सवाल आता था कि क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑल राइट। हाउ टू प्रोड्यूस, अगला सवाल खड़ा हो जाता था भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, क्या, व्हाट यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सवाल होता था, एक इकोनॉमी के अंडर आता था ये सवाल। अब ये जो है, ये सारा मैटर व्हाट, हाउ और होम वाला मैटर, ये सब जो है, ये मैटर, ये किसको चॉइस मिल रही, ये चॉइस हमने दे दी प्रोड्यूसर को। किसको? प्रोड्यूसर को, जो प्रोड्यूस करता है, ना कि कंज्यूमर के हाथ में नहीं रखी, ये हमने चॉइस रखी प्रोड्यूसर के हाथ में, ठीक है। और प्रोड्यूसर जो है अब अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकता है, ये चॉइस कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। उसको पता है अभी मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, तो उसको एनालाइज करते हुए producer can make a choice depending on the market condition। Also producer is now free, so free on market forces हमने क्यों कहा, प्रोड्यूसर जो है वो फ्री है, वो चाहे तो कुछ भी इंपोर्ट कर सकता है बाहर से, मतलब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, चाहे तो कुछ भी इंपोर्ट कर सकता है बाहर से, चाहे कैपिटल इंपोर्ट करे, चाहे टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। सो फ्री ऑन द मार्केट फोर्सेस, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो 1991 में और क्या नया फीचर ऐड हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, किसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जो बाहर से फॉरेन लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका लिबरलाइजेशन हुआ। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। सो बेसिकली जैसे पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये कैसी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है
बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई अभी तक। 1948 में आई, 56 में आई, 77 में आई, 80 में आई, 86 में आई, अब 1991 में। तो ये पहली ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इट्स द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं, फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं उनको अलाउ किया गया, उनको अभी तक किसी ने भी अलाउ नहीं किया था, पर उनको अलाउ किया गया कि वो मेजॉरिटी स्टेक इंडिया में कर सके, टू हैव अ मेजॉरिटी स्टेक इन इंडिया, मेजॉरिटी स्टेक इन इंडिया, ठीक है जी, इन इंडिया, राइट। नाउ अगर हम बात करें कि 47, सो बेसिकली 47 ऐसी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ रखी गई, 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ ऐसी रखी गई, प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ रखी गई, जिसमें अप टू 51% ऑफ FDI was allowed, ठीक है, allowed। एंड फॉर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग, अगर हमें एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस करने हैं, सो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस FDI was अप टू 70, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस के लिए FDI कितना अलाउड कर दिया गया, 74%। तो देखो मैंने बताया अभी कि 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिसमें अप टू 51% ऑफ FDI को अलाउ किया गया। नाउ फॉर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस FDI अप टू 74% वॉज अलाउड। एंड नाउ इन द प्रेजेंट टाइम, इन द टुडे, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, न्यूमरस सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, और गवर्नमेंट ने उसमें 100% ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज liberalization of foreign investment. So it is the first industrial policy in which foreign companies were allowed to have majority stake in India, and in 47 high priority industries up to 51% FDI was allowed. For export trading houses FDI was up to 74%, and today there are numerous sectors in which the economy where the government allows 100% foreign direct investment. Now we talk about autonomy and accountability. Autonomy and accountability. So general economy is to be guaranteed to the public sector enterprises. सो ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी क्या है कि भाई जो ग्रेटर इकोनॉमी है वो ग्रांटेड है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, राइट। नाउ फर्दर अगर हम बात करें, फर्दर जो फीचर है इसका इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया का, वो है फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। तो भाई फॉरेन टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट, सो अप्रूवल मिले गए फॉर द टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्रीमेंट के लिए अप्रूव कर दिया गया फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट बेसिकली। नाउ नेक्स्ट आई टॉक अबाउट MRTP एक्ट। सो अभी MRTP एक्ट क्या होता है? व्हाट इज़ दिस MRTP? फर्स्ट ऑफ ऑल, M stands for monopoly. M stands for monopolies. R stand for restrictive. Monopolies and restrictive. T stand for trade. Practice. So MRTP Act, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act,
It was earlier, it was started in 1969 और you can say 1970 के आसपास ये शुरू हुआ ये एक्ट। बेसिकली 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये शुरू होते होते इसे 1970 लग गया था। तो इस एक्ट में क्या था, मोनोपोलीज, नाम से समझ आ रहा है, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो इसमें क्या था कि क्लियरेंस जो है हमें लेनी पड़ती थी, क्लियरेंस लेनी पड़ती थी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस से टू हैव अ इस्टेब्लिशमेंट। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट करनी है, कुछ भी इस्टेब्लिश करना है, और अगर उसकी कीमत 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो हमें यहाँ जाना पड़ता था MRTP पे कि कमीशन पे जाना पड़ता था, MRTP की कमीशन पे, और उससे परमिशन का लेटर साइन कराना पड़ता था। ठीक है, बट अब जैसे ही ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 की, इसने क्या किया, इसने रीस्ट्रक्चर कर दिया MRTP एक्ट को। सो दिस पॉलिसी हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड MRTP एक्ट, और अब जो है हमें कोई भी क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और इसी एक्ट को रीस्ट्रक्चर करके क्या नाम दे दिया, वैसे एक और एक्ट आया, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया ये पर। ठीक है, एंड नाउ लास्टली डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो भाई जो पब्लिक सेक्टर जैसे इन्वेस्ट करती थी ना, अब उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। गवर्नमेंट जो अपना इन्वेस्ट करता था वो अब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना कम कर दिया है, पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्ट करना कम कर दिया, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़े मार्केट में, और कंपटीशन बढ़ाने के लिए, कंपटीशन बढ़ाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, हर प्राइवेट सेक्टर अच्छा करने की कोशिश करेगा। सो आई होप गाइस आपको मेन फीचर्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी की क्लियर है। एक रीकैप दे देती हूँ, फर्स्ट रीकैप दे देती हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर 9 पॉइंट्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस करे, अभी तक 9 पॉइंट्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, पहला क्या है। द फर्स्ट इज़ अबॉलिशन, याद रखिए ज़रा, पहला पॉइंट, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पहला। दूसरा, रिड्यूस इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर। तीसरा देखिए गाइस, तीसरा है हमारा जो हमने पढ़ा, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़। फिर चौथा हमने पढ़ा, फ्री ऑन मार्केट फोर्सेस। ठीक है, राइट, कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये सब अब कौन डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। देन फिफ्थ वी स्टडीड अबाउट लिबरलाइजेशन हुआ किसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। मैंने अभी आपको बताया FDI जो है अब मैक्सिमम 100% कुछ सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। देन फिर ग्रेटर इकोनॉमी इज़ टू बी ग्रांटेड टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। देन फॉरेन टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट मिल जाना। देन मोनोपोली MRTP एक्ट का रीस्ट्रक्चर हो जाना। और लास्टली डिसइन्वेस्टमेंट होना ऑफ पब्लिक सेक्टर का, डिसइन्वेस्टमेंट होना। सो आई होप गाइज आपको मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।